ये शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का अध्याय जो है 15, जिसमें कृषि और पशुपालन को पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप जाकर प्लेलिस्ट, जिनको नोटिफिकेशन नहीं जाता है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, जाकर आप पूरा ज्योग्राफी देख सकते हैं। एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, ये नलिन अकाडमी कह रहा है, क्योंकि नलिन अकाडमी सारा टॉपिक बनाकर ही आगे बढ़ता है। तो जाइए और देखिए, और जल्द ही आपको मॉक टेस्ट भी चलेगा। जबरदस्त महामैराथन बीपीएससी, एनटीपीसी और बिहार एसएससी का। तो तैयार रहेंगे और मॉक टेस्ट देने के लिए ही तैयार रहेंगे। और जो भी मॉक टेस्ट चलेगा, महामैराथन चलेगा, जो कि वीकली चलेगा, एक दिन बीच करके चलेगा। ये ज़रूर ध्यान रखना होगा आप लोगों को। कैसे? जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो कॉफी पोर्ट कहलाता है, कौन कहलाता है? तो वो संतोष कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब देखिए, ब्राजील में स्थित सेंटोस, ब्राजील में स्थित सेंटोस को विश्व का कहवा बंदरगाह कहा जाता है। कहवा बंदरगाह मतलब कॉफी पोर्ट कहते हैं, कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। कहवा को ही कॉफी कहते हैं। कहवा एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके बीज का प्रयोग कहवा के रूप में किया जाता है, मतलब कॉफी के रूप में किया जाता है। इसका उत्पत्ति की अगर बात करेंगे, किसकी? कहवा की, कॉफी की उत्पत्ति की अगर बात करेंगे तो उत्पत्ति का स्थान है इथोपिया। कहाँ है? इथोपिया को माना जाता है कॉफी के लिए, विश्व में, वर्ल्ड में। इंडिया में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ब्राजील में स्थित शाओ पाउलो को विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है, मतलब कॉफी पात्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है सुनेंगे। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? तो नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? तो सत्य जो है हमारा बी है। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। क्या है? स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। आदमी निर्वाह कृषि एक होता है, तो आदमी निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि शामिल किया गया है, मतलब पशुचारण को भी शामिल किया गया है कृषि के साथ साथ, एग्रीकल्चर के साथ साथ। स्थानांतरित कृषि को दहन एवं कर्तन, मतलब वर्ण कहते हैं, कृषि के नाम से भी जाना जाता है। दहन एवं कर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की कृषि भारत के उत्तर पूर्वी भागों, अमेजन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती है। आदिम निर्वाह कृषि जो है, इसे प्रीमिटिव, क्या बोलते हैं? प्रीमिटिव, प्राचीन कहिए, है ना, प्राचीन के समय की बात हो रही है। निर्वाह कृषि होती है, प्राचीन समय की बात किया जाए तो ये एक तरह से आपको, अगर इस प्रकार की कृषि की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसमें जो है आपको पशुचारण भी शामिल किया गया था उस समय, ठीक है। और ये स्थानांतरित कृषि को दहन एवं कर्तन कृषि के नाम से भी जानते हैं इसी को, ठीक है। चलिए, इस प्रकार की कृषि जो होता है, मतलब निर्वाह कृषि जो कह रहे हैं, इस प्रकार की कृषि जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में होता है। अमेजन का सघन वन जो होता है, सघन वन, उस क्षेत्र में होता है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में होता है तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में भी की जाती है। इस तरह का अभी भी कृषि होता है ना। चलिए, चलवासी पशुचारण पद्धति अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। चलवासी पशुचारण पद्धति अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और जल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में जो है विचरण करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जो है निश्चित रूप से मार्ग पर क्या करते हैं? विचरण करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिएगा। विश्व का चावल जीन बैंक स्थित है, मतलब विश्व का चावल जीन बैंक कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? तो वो फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस, ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है जो कि कहाँ है? लॉस बानोस में स्थित है, और ये कहाँ पड़ता है? मनीला, फिलीपींस में। क्लियर हो गए? स्थित क्या है? कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है। क्लियर हो गए? अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1960 में हुआ था,
तो 1960 में की गई थी। और यहीं पे जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के अनुसार ही ये विश्व चावल जीन बैंक स्थित है। ठीक है, जो कि फिलीपींस में है, लाओस, पानोस में है ना? यहीं पर किया गया था। जहाँ चावल की 1.25 लाख से ज़्यादा किस्में संग्रहित है। 1.25 लाख से ज़्यादा, सोचिए लाख से ज़्यादा है संग्रहित है किस्म, मतलब उसकी चावल की। चौथा प्रश्न की बात करेंगे। चौथे प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, वो कहा जाता है क्यूबा को कहा जाता है। और क्यूबा को कहा जाता है तो चलिए हम जानते हैं क्यों कहा जाता है। तो सुनिएगा, क्यूबा जो है कैरेबियन सागर में स्थित है। कहाँ है? क्यूबा जो है कैरेबियन एक सागर है, वहाँ स्थित है। एक क्या है? द्वीपीय देश है। क्यूबा क्या है? एक द्वीपीय देश है। यहाँ की मुख्य फसल जो है, क्यूबा की अगर मुख्य फसल पूछे, यहाँ की मतलब क्यूबा की मुख्य फसल पूछे तो हम बताएंगे गन्ना। और गन्ना होने के कारण यहाँ चीनी का व्यापक पैमाने पर उत्पादन होता है, व्यापक रूप से बड़ी स्तर पे होता है। इसलिए इसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, द शुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पांचवा प्रश्न क्या है? विटीकल्चर जाना जाता है। तो विटीकल्चर जाना जाता है तो ये अंगूर के उत्पादन से जाना जाता है। अब देखिए, द्राक्ष कृषि या विटीकल्चर, द्राक्ष कृषि तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो विटीकल्चर है। तो विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान का शाखा है। उद्यान विज्ञान का शाखा है, अंगूर से ही संबंधित है विटीकल्चर, ये भी ध्यान रखना है। तो विटीकल्चर में अंगूर से हम जुड़े हुए बातें जानते हैं। इसमें अंगूर की बुआई से लेकर पोषण की बात करते हैं, देखरेख की बात करते हैं, और क्या कहते हैं, विपणन की बात करते हैं। और ये सब का क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं, ज्ञान लेते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी लेते हैं, यही जाननी चाहिए। इसी के अंतर्गत होता है विटीकल्चर के अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि अंगूर के बागान का प्रबंधन जो है इसमें क्या है, अंगूर के बागान का जो है प्रबंध भी शामिल किया गया है विटीकल्चर के अंतर्गत। क्लियर हो गया। छठा प्रश्न है कि मूंगफली का मूल स्थान है। तो मूंगफली का मूल स्थान ब्राजील है, ब्राजील फली है। तो मूंगफली एक क्या है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसका वनस्पतिक नाम अगर पूछे, मूंगफली का वनस्पतिक नाम पूछे जिसका हम मानते हैं कि उष्णकटिबंधीय पौधा है, हाइपोगिया है। पूरा नाम है आर्किस हाइपोगिया। ये ध्यान रखना होगा क्योंकि यही है। यह एक क्या है, प्रमुख तिलहनी फसल है। मूंगफली याद रखना है क्या है, तिलहनी फसल है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण चले जाइए अमेरिका महाद्वीप में, ब्राजील एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में या आसपास के क्षेत्रों को मूंगफली का मूल स्थान माना जाता है। 100 ग्राम मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन पाया जाता है। सोचिए 100 ग्राम का जो मूंगफली है आप जो खाते हैं, वो 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन पाया जाता है उसमें। है कि नहीं? बहुत अच्छा है कि नहीं? मतलब इम्पोर्टेंट है ना। चलिए 7वां प्रश्न को देखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? तो बताइएगा किस देश में? तो मैक्सिको देश में किया गया था। तो अमेरिका कृषि वैज्ञानिक जो हैं नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में विश्व की प्रथम उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किया था और उसका नाम मैक्सियन गेहूं रखे थे। क्या थे? गेहूं। सोचिए उच्च किस्म का था तो गेहूं था, जो कि मैक्सियन गेहूं के नाम से जाना जाता है, जिसे विश्व में हरित क्रांति का वाहक या हरित क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। अब भारत में कौन थे बताइएगा? 8वां प्रश्न है कि सहतूत बोलते हैं ऐसे, सहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? शहतूत है ना, पूरा नाम है शहतूत, जो कि विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है। कहाँ पैदा होता है? तो ये चीन में होता है। चीन में होता है तो चलिए जानते हैं।
तो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म एवं हल्का ऊन जो है माना जाने वाला शहतूश चीन में पैदा होता है। तो कहाँ पैदा होता है? चीन में पैदा होता है। क्या पैदा होता है? शहतूश पैदा होता है। क्योंकि चीरू नाम का एक पशु होता है, पशु पाला जाता है। ये चीन में ही पाया जाता है। पशु मूल रूप से है ये चीरू, ये जान गए। और चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में पाए जाते हैं। तो चीन के जो क्षेत्र तिब्बत है उसमें पाया जाता है। चीरू के बालों से क्या किया जाता है? ऊन तैयार करते हैं और ऊन से क्या करते हैं? शॉल बनाते हैं, शॉल बनाया जाता है। 9वां प्रश्न क्या है सुनिए। गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? बताइएगा कौन सा सत्य है? तो ये उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। उपरोक्त में से सभी हैं। और उपरोक्त में सभी हैं तो चलिए जानते हैं। इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। एकदम सही है, गहन निर्वाह कृषि वही हुआ। इस प्रकार की कृषि में धान मतलब चावल मुख्य फसल होते हैं। गहन निर्वाह कृषि में यह कृषि जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के संघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। मानसूनी प्रदेश में यह है, संघन क्षेत्र वाले में। गहन निर्वाह कृषि इंटेंसिव, ठीक है, फार्मिंग कहते हैं इसे। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम की सहायता से खेती करता है। ठीक है, अधिक श्रम करता है। इसके अंतर्गत कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कृषि कार्य करता है। इस प्रकार की कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वी संघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, उस क्षेत्र के लिए ये बहुत ही प्रचलित है। ये भी मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, ऐसे सभी जगह है, ऐसा नहीं है। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए। रोपण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो है सत्य है? कौन सा सत्य है? तो ये उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के संदर्भ में हो रहा है। गहन तो पढ़ लिए, रोपण के इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। ये भी क्लियर हो गया। आगे चलिए। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है जिसमें पेड़ों को कतारों में लगाया जाना शामिल है। इस कृषि के अंतर्गत चाय, कहवा मतलब कॉफी, काजू, रबड़, केला और कपास की फसलें उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। आप जानते हैं कि कहवा, कॉफी, चाय ये सब जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, जिसमें बृहद पैमाने पर सस्ते श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। सस्ते श्रम है लेकिन पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के अंतर्गत पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में अन्य फसलों का उगाया जाना एले क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एले क्रॉपिंग कहते हैं। 11वां प्रश्न क्या है कि किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है मिश्रित कृषि। वो किया जाता है मिश्रित कृषि। अब सुनिए, मिश्रित कृषि के अंतर्गत क्या होता है? भूमि का उपयोग कैसे होता है? तो भोजन व चारे के लिए ही किया जाता है। उसमें फसल उगाए जाते हैं और पशुपालन के लिए उगाए जाते हैं, काम किए जाते हैं। ये हम जान गए। इस प्रकार की कृषि को मतलब मिश्रित कृषि को यूरोप में ज़्यादा प्रचलित है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रचलित है, अर्जेंटीना में प्रचलित है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित है, न्यूजीलैंड में और दक्षिण अफ्रीका में भी प्रचलित है। क्लियर? 12वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं के कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है तो वो है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी मतलब दोमट मृदा बहुत उपयुक्त है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। गेहूं के वर्धन काल मतलब बढ़ते समय में, ठीक है, वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा
और फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। जब फसल कटाएगा तो तेज धूप को होना आवश्यक है। जब रुपाई होगा तो मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए कम। समझ गए? ये ज़रूर ध्यान रखना है। इसका विकास अगर बात करें, इसका विकास की बात करें तो सुअपवाहित दोमट मिट्टी में जो है सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ जो है आपका दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होगा। चीन जो है विश्व में सबसे अधिक गेहूँ का उत्पादन करता है वर्ल्ड में, जबकि भारत जो है दूसरा स्थान रखता है गेहूँ के मामले में, वर्ल्ड में दूसरा स्थान रखता है। 13वां प्रश्न क्या है सुनिएगा। 13वां प्रश्न है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन से। पटसन क्या है? चलिए, पटसन को ही जूट कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। पटसन एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है, मतलब गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। यह जो है जलोढ़ मिट्टी में जो है अच्छे ढंग से विकसित होता है। जूट जो है, जूट को ही पटसन कहते हैं और ये सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और ये जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा उचित होता है, इसलिए बंगाल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र भूमि मतलब आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत जो है प्रथम और बांग्लादेश द्वितीय पटसन में अग्रणीय है। 14 प्रश्न क्या है सुनेंगे। 14 प्रश्न है कि विक्री हेतु या वाणिज्य उपयोग हेतु नकदी फसल की कृषि कहलाती है। तो नकदी फसल जो बेचने वाली फसल है उसे किस कैटेगरी में रखते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से? तो इसे बागवानी खेती कहते हैं। बागवानी खेती कहते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है। तो बागवानी खेती के बारे में चलिए। बागवानी कृषि में नकदी फसल जो है, बागवानी कृषि में नकदी फसल के रूप में खाद्य और औषधि सामग्री का उत्पादन किया जाता है। नकदी फसलों में फसलों, सब्जियों, फूलों, औषधि और सुगंधित पौधों, मशरूम, रोपण फसलों की बात हो रही है और मसालों आदि को भी शामिल किया जाता है बागवानी कृषि में। यह सब चीज़ का जो है किया जाता है। 15वां प्रश्न क्या है सुनिएगा कि भेड़ की ऊन को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऊन कटाई प्रक्रिया होती है। भेड़ को क्या होता है? भेड़ का ऊन को काटा जाता है। अब सुनिए, तो ऊन की कटाई प्रक्रिया द्वारा जो है ऊन मतलब बाल को विभिन्न प्रकार के पशुओं से प्राप्त किया जाता है। अलग अलग पशु से प्राप्त किया जाता है, जिसमें भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट, लामा, कस्तूरबी बैल प्रमुख हैं। कस्तूरबी जो बैल होता है वो भी। ऊन के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। मतलब सोचिए, खरगोश से भी निकाला जाता है, ऊंट से भी निकाला जाता है। ऊन के प्रकार हैं और संबंधित पशु हैं। जैसे पश्मीना ऊन बहुत फेमस है और बहुत बार सवाल पूछा है। पश्मीना बकरी से ही होता है। मोहेयर ऊन जो है, हेयर मतलब ऊन मतलब बाल, तो ऊन बनेगा उससे। तो अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। किविट एक ऊन होता है, मतलब किविट बाल होता है पशु का। कस्तूरबी बैल से ये निकलता है। कस्तूरबी बैल कहिए, कस्तूरबी भैंस कह दीजिए। और सुनिए, अंगोरा ऊन जो है ये अंगोरा खरगोश और अंगोरा बकरी दोनों से निकलता है। अंगोरा ऊन ही होता है जो कि अंगोरा खरगोश, अंगोरा बकरी से। शहतूश ऊन जो होता है वो चीरू बकरी से निकलता है। पशु है चीरू, बकरी है जो कि चीन में है, ये फेमस है ना, ये ऊन निकलता है। चलिए, 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो ये सब्जियों की खेती में पोमोलॉजी, यही तो आपका सही नहीं है। यही सही होगा क्योंकि ये गलत है। नहीं तो फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती के लिए एग्रोनॉमी, बागवानी की खेती के लिए हार्टिकल्चर, ये सब जो है फेमस है। तो देखिए यहाँ पे सुन लीजिए, फलों के उत्पादन से संबंधित अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ये फलों के अध्ययन के लिए पोमोलॉजी फेमस है। पोमोलॉजी लैटिन शब्द जो है क्या है? पोमोलॉजी लैटिन शब्द है जो कि पोम से आया है, पोम से आया है, जिसका अर्थ है फल। यह वनस्पति विज्ञान की शाखा है।
फल जो है हमारा क्या है, वनस्पति विज्ञान की शाखा है। इसमें जो है फसलों की गुणवत्ता, सुधार, उत्पादन अवधि का नियमन और उत्पादन लागत में कमी का अध्ययन किया जाता है। इसमें कमी हो गई या उत्पादन हो गया, उसकी गुणवत्ता को सुधारना हो, ये सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। फलों के अध्ययन को हम करते हैं। 17वां प्रश्न क्या है सुनिएगा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में खट्टे फलों की खेती होती है? तो ये होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होता है यहाँ पे। तो सुनिएगा, भूमध्य सागर के आसपास विकसित होने के कारण ही इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु रखा गया है, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, ग्रीष्म ऋतु भी शुष्क हो जाती है। तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा आसमान जो है साफ होता है। वही शीत ऋतु में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विश्व के बागानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है खट्टे रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध है, खट्टे रसों के लिए प्रसिद्ध है माना जाता है। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित कृषि का प्रमुख लक्षण है? तो निम्नलिखित में से कौन मिश्रित कृषि का प्रमुख लक्षण है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती करना, है ना। चलिए अब देखते हैं, मतलब पशुओं का पालन भी करना है और फसलों की खेती भी करना है। जब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि भी कहा जाता है। मिश्रित कृषि मतलब ही होता है कि दोनों, पशुपालन भी और खेत की कृषि भी। इसके अंतर्गत कृषि उत्पादन, पशुधन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और अन्य गतिविधियां शामिल की गई है। मिश्रित कृषि का मुख्य उद्देश्य है जीवन निर्वाह करना। एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाई जाती है तो उसे मिश्रित फसल ही कहा जाता है, मिक्स्ड क्रॉप कहा जाता है। चलिए 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न को स्पष्ट रूप से देखेंगे। 19वां क्वेश्चन क्या है, आगे देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ फसल है और एक तरफ आपका उत्पादक क्षेत्र है। फसल है और उत्पादक क्षेत्र है। कहवा आपका गंगा डेल्टा क्षेत्र में होगा, जूट आपका शाओ पालो पठार में होगा। चावल की बात करें तो यांगी टसी है, यांगी टसी मैदान में है। और गेहूं की बात करें तो आपका पेरी मैदान में है। तो ये आपका शीन आंसर जो है आपको दिख रहा होगा, सही होगा। चलिए अब बात करते हैं, तो सुनिए। ब्राजील में स्थित साओ पोलो का पठार कहवा उत्पादन हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध है। मतलब कहवा वर्ल्ड में अगर पूछेगा तो आपका कहवा मतलब कॉफ़ी ब्राज़ील में प्रसिद्ध है। भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित गंगा नदी का डेल्टा जूट उत्पादन में अग्रणीय है। जूट को ही पाटसन कहते हैं। चीन की यांगी सटी नदी द्वारा निर्मित उपज मैदान में चावल में स्थिति कृषि हेतु प्रसिद्ध है। चावल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ये बस जान लीजिए। मतलब चीन की जो है यांगी सिटी नदी जो है वो नदी द्वारा, यहाँ पे यांगी सिटी नदी द्वारा निर्मित उपज मैदान जो चावल में स्थित कृषि हेतु प्रसिद्ध है। मतलब चावल के लिए बहुत ही फेमस है, ये आप जान गए। और जान लीजिए, उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रेयरी का मैदान, ब्राजील में स्थित साओ पोलो का पठार जो है कहवा उत्पादन हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध है। कहवा मतलब कॉफी के लिए। भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित गंगा नदी का डेल्टा जूट उत्पादन के लिए अग्रणीय क्षेत्र है। मतलब पटसन के लिए जूट को ही पटसन कहा जाता है। ठीक है। चीन की यांगी सटी नदी है, नदी द्वारा निर्मित उपज मैदान, जो उपजाऊ मैदान है, उपज मैदान मतलब जो नदी द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान चावल में स्थित कृषि हेतु प्रसिद्ध है। चावल के लिए प्रसिद्ध है ये नदी। उत्तरी अमेरिका में स्थित, चलिए जाइए, एक
उत्पादन के लिए विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गेहूँ के लिए समझ गए? उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी मैदान है, वहाँ पे गेहूँ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। चलिए, तो ये हो गए आपके कृषि और पशुपालन खत्म। नेक्स्ट आते हैं 16वाँ अध्याय, जिसमें हम वो भी खत्म करेंगे, जिसमें खनिज है, खनिज को हम खत्म करेंगे।